Hello students, so today we will start our new topic center of gravity of chapter 7. So अभी तक आपने सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ा है। तो नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक है हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो दोनों में फ़र्क क्या है, उसमें मास है, इसमें ग्रेविटी है। तो उससे पहले आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में मास एंड वेट के बीच में डिफरेंस, मास एंड वेट के बीच में डिफरेंस आपने पढ़ा होगा। और बहुत बच्चे आप में से ऐसे हैं कि जिनको मास एंड वेट के बीच में डिफरेंस ही नहीं पता, दोनों एक ही जैसे लगते होंगे। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है मास क्या होती है। मास एक क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी अमाउंट ऑफ मैटर या क्वांटिटी ऑफ मैटर भी बोल सकते हैं। सबसे ज़्यादा मैटर है क्वांटिटी बोलना। क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, कंटेन इन अ बॉडी, कितना अमाउंट में आपके अंदर मैटर भर। मैटर क्या है यहाँ पे, अभी बात आ रही है यहाँ पे मैटर की, तो इट मीन्स एटम्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी भी तो एटम को जोड़ जोड़ के बनी होगी। ओके, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर जितना है आपकी बॉडी में, अगर मैं उसको पूरा कैलकुलेट करूँ केजी की फॉर्म में, तो वो होता है हमारे पास मास। तो कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर आपकी बॉडी कंटेन करती है, वो है मास, जो कि हम केजी में नापते हैं। सेकेंड थिंग, नाउ व्हाट इज़ वेट। वेट क्या होता है, तो आपने देखा होगा जब आप कभी गंगा जी की तरफ जाते हैं, ऋषिकेश की तरफ, तो या फिर आप अपना वेट कराते हैं, तो वेइंग बैलेंस के थ्रू आप कराते हो। एक मशीन रहती है जिस पे आप खड़े होते हो, और खड़े होने के बाद उसमें वो आपको आपका वेट बता देती है। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उसको सोचते हैं कि वो मास है। नो, दैट्स नॉट योर मास। वो वहाँ पे आपका क्या बताती है, वेट बताती है। और वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर काम करती है। क्योंकि वेट क्या होता है, वेट वो फोर्स होता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिस फोर्स के थ्रू अर्थ आपको अपनी तरफ खींच के रख रखा है उसने। मतलब जितना भी अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ हम पे लगा रही है कि हम ग्राउंड पे बने रहे, तो वो है हमारा वेट। तो जो भी वहाँ पे वेइंग बैलेंस होता है, वो एक्चुअली आपका क्या बताता है, मास नहीं बताता, बल्कि वेट को बताता है। तो वेट क्या हुआ, इट इज़ दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल पूरा लिख देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय अर्थ। ठीक है, जो भी अर्थ हमें अपने ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। तो वेट क्या एक फोर्स है, मास क्या एक क्वांटिटी ऑफ मैटर है। तो इसको जो वेट को हम नापते हैं, वो किस यूनिट के थ्रू नापते हैं, न्यूटन, और मास को नापते हैं केजी के फॉर्म में। तो समझ लीजिए आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, F = m/a, नहीं जी, क्योंकि यहाँ पे जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं अंडर ग्रेविटी के, तो वो क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम जी बोलते हैं, ऑन दी सरफेस वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और अप्रॉक्सीमेटली हम उसे 10 लेके चलते हैं। तो इट मीन्स कि अगर वहाँ पे मशीन आपको आपका वेट 50 क्या बता रही, 50 बता रही है, ठीक है, जिसको आप केजी में नापते हैं, तो वो एक्चुअली वहाँ पे 50 केजी नहीं होता, बल्कि वो 50 न्यूटन होता है फोर्स। और अगर आपको अपना मास निकालना है, तो जी कितना होता है सरफेस में, अगर अर्थ की बात करें, तो अप्रॉक्सीमेटली हम 10 लेके चलते हैं, ठीक है, 9.8 को 10 लेके चलते हैं, और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो इट मीन्स आपका मास कितना होगा, 5 केजी होगा। तो ये होता है फ़र्क मास और वेट में। और ये आपको पता है, मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। अगर आप स्पेस में जाओगे, आपका मास उतना ही रहेगा, और अगर आप अर्थ में हो तो आपका मास उतना ही रहेगा। मास डजंट चेंज। लेकिन जो वेट है वो ग्रेविटी के हिसाब से क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसी को लेते हुए अभी तक आपने सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, तो अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए आपको एक एग्जाम्पल सोचना है, या फिर आपने अपने आँखों के सामने ये एग्जाम्पल होते हुए देखा भी होगा कि क्या होता है। जो मोस्टली बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा कार्डबोर्ड को, जैसे हमने यहाँ पे कार्डबोर्ड बना रखा है, उस कार्डबोर्ड को अपने फिंगर के थ्रू बैलेंस करते हुए घुमाते हैं, या अपने फिंगर के बीच में रख के उसको क्या कर देते हैं, बिल्कुल रेस्ट में कर देते हैं। आपने कभी देखा होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या एग्जांपल ले रखा है कि एक कार्डबोर्ड है, और वो बैलेंस्ड हो रखा है एक पेंसिल की टिप पे। ये पेंसिल बनी हुई है, इस पेंसिल की टिप में ये
ओ पॉइंट पे क्या हो रखा है, बैलेंस्ड हो रखा है। और आपको ये पता है कि जो ये कार्डबोर्ड है ये तो नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होगा, तो जो भी इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनके मासेस मैंने क्या लेट कर लिए, m1 m2 m3 m4 अप टू mn तक। और आपको पता है एट एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहाँ पे ये सारा का सारा मास क्या होगा, कंसंट्रेट होगा, जिस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास, जो कि ओ पॉइंट पे है। और इस पे टोटल मास कितना होगा, कैपिटल M, जो कि सभी मासेस के सम के इक्वल होगा। तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो पेंसिल है, पेंसिल की टिप पे ये कार्डबोर्ड क्या हो रखा है, बैलेंस हो रखा है। अगर मैं यहाँ पे क्या निकालूँ, हर एक पार्टिकल के मास के लिए क्या निकालूंगी, ग्रेविटेशन फोर्स निकालूंगी। तो आपको पता है वो ऑलवेज कहाँ की तरफ एक्ट होता है, डाउनवर्ड, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड, इस तरीके से। तो इस तरीके से सभी मासेस पे जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा m1g, ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या है, m इंटू जी, तो m1 वाले के लिए m1g लगेगा डाउनवर्ड, m2 के लिए m2g, ऐसी mn तक mng वो भी सबके लिए डाउनवर्ड लगेगा। तो इट मीन्स कि एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे ये सभी पार्टिकल्स का जो वेट है दैट इज़ सपोज टू बी कंसनट्रेटेड, जैसे कि मास सपोज टू बी कंसनट्रेटेड है, वैसे ही वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे वेट्स इज सपोज टू बी कंसनट्रेटेड है, उस पर्टिकुलर पॉइंट मतलब इस ओ पॉइंट को हम यहाँ पे कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? इट इज़ अ पॉइंट ऑन द बॉडी वेयर ऑल इट्स वेट इज सपोज टू बी कंसनट्रेटेड। बस जो पहले वाली डेफिनेशन थी ना सेंटर ऑफ मास में, उसमें मास था, यहाँ पे आपको क्या चीज़ चेंज कर देनी है, वेट चेंज कर देना। और मास और वेट में आपको पता ही है फ़र्क तो होता ही है। तो वेयर ऑल ऑफ इट्स वेट इज सपोज टू बी कंसनट्रेटेड एट दैट पॉइंट इज़ नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अगर आप क्या कर दो, कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरीके से उस पर सस्पेंड करवा दो, मतलब समझ लो कि आपने पेंसिल ले रखी है, उस पेंसिल की नोक पे आपने उस कार्डबोर्ड को ऐसे पॉइंट पे प्लेस किया है जहाँ पे उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो इट मीन्स वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे सभी पर्टिकुलर पूरे के पूरे कार्डबोर्ड को क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। तो ये समझ लीजिए इस यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज़ है सबका कोई ना कोई एक पॉइंट होता है जो सेंटर ऑफ मास है, और सबके पास क्या होता है, एक पॉइंट होता है जहाँ पे उनका वेट इज़ सपोज टू बी कंसनट्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके। और इसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट की वजह से हमारी जो बॉडीज़ हैं या फिर जो भी हम ऑब्जेक्ट, जो भी हम प्रोसेस या फंक्शनिंग करते हैं वो अच्छे से और इजीली बैलेंसिंग फॉर्म में कर पाते हैं। हमारा जो बॉडी पोस्चर, हम इस तरीके से बैठना चलना ढंग से, तो ये जो चीज़ टेक प्लेस हो पाती है वो उसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से टेक प्लेस हो पाती है। अगर वहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे कुछ गड़बड़ होगी तो उस केस में हम गिर जाते हैं या फिर हम ढंग से बैठ नहीं पाते हैं, हम बैठे बैठे ही कभी कभी गिर जाते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है यहाँ पे कि अगर आपने किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट ढूंढ लिया और उस पर अगर आपने फोर्स लगाया तो इट मीन्स उसकी पूरी की पूरी बॉडी कहीं से भी नहीं हिलेगी, क्योंकि आपने उसके जो एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे टोटल मास ऑफ द बॉडी या टोटल वेट ऑफ द बॉडी सपोज टू बी कंसनट्रेटेड है, उसी चीज़ को क्या कर दिया है, जब रेस्ट में ला गए हो तो इट मीन्स होल बॉडी क्या हो जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। तो ये होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी में अगर मुझे इसका फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा कि एट ओ पॉइंट पे जो टोटल फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन वो कैपिटल M इंटू जी होगा, और ये किसके इक्वल होगा, सभी पार्टिकल्स के फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स के ही इक्वल होगा या वेट के ही सम के इक्वल होगा। तो उसमें क्या था, सम ऑफ ऑल मासेस, और इसमें क्या है, सम ऑफ ऑल वेट ऑफ ऑल पार्टिकल्स। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम इंडिकेट कराते हैं कैपिटल आई। और आपने प्रीवियस लेक्चर में बीच बीच में एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में बहुत बार सुना होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली है क्या, तो उसको समझने से पहले आपको याद करना पड़ेगा कि जब हम लीनियर मोशन की बात करते हैं जिसमें क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद क्या आता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं। लेकिन जब कभी कोई बॉडी क्या कर रही होती है, रोटेशनल मोशन कर रही होती है, तो उस केस में हम वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का जो एनालॉग पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सबके आगे क्या लग जाता है, एंगुलर लग जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं इसे। ऐसी वेलोसिटी का क्या बन जाता है, एंगुलर वेलोसिटी बन जाता है, एंगुलर वेलोसिटी बन जाता है, जिसको हम ओमेगा से इंडिकेट करते हैं। एक्सेलरेशन का क्या बन जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाता है। ये किस किस के एनालॉग है, जब कभी बॉडी रोटेशनल मोशन कर रही है। फोर्स का टॉर्क बन जाता है, जिसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। इसका एंगुलर मोमेंटम बन जाता है, जिसको हम एल से इंडिकेट कराते हैं। तो ऐसे ही अगर एक और यहाँ पे क्वांटिटी आती है मास लीनियर मोशन में, जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई बॉडी लीनियर मोशन कर रही है, स्ट्रेट लाइन पाथ में मोशन कर रही है, ट्रांसलेशन मोशन कर रही है, तो उस केस में हम मोस्टली हम मास को क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। ठीक है, एम के साथ कुछ चीज़ नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो मास है वो यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है, वो आगे की तरफ बढ़ने में लगा हुआ है, स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ में मोशन कर रहा है। लेकिन रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि जो बॉडी है वो घूमती है, तो उसका मास जो है, जितने भी पार्टिकल्स उसके अंदर क्या है कंसिस्ट हैं, वो भी घूम रहे हैं, वो भी रोटेशनल मोशन कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड रोटेशन कर रहे होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है XYZ प्लेन में कि कोई एक इर्रेगुलर बॉडी है, रिजिड बॉडी, जिसमें M1 M2 अप टू Mn तक नंबर ऑफ पार्टिकल्स के मासेस मैंने लेट कर रखे हैं और एक पर्टिकुलर पॉइंट है ये वाला पॉइंट, जिसमें मैंने एक उसका सेंटर ऑफ मास बना रखा है, जिसको मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि टोटल मास उस पॉइंट पे क्या होगा, कैपिटल M होगा। तो ये बॉडी क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है। किसके अराउंड कर रही है, आपको दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे बना रखा कि Z एक्सिस के अराउंड क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है। तो इट मीन्स कि एक फिक्स्ड एक्सिस के अलॉन्ग ये यहाँ पे क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही होगी और सभी मासेस कर रहे हैं। तो इट मीन्स देयर इज सम डिस्टेंस बिटवीन ऑल मासेस, R1 R2 R3 अप टू कहाँ तक, Rn तक। और ऐसे ही मैं सेंटर ऑफ मास ले लूँ तो यहाँ पे मैं इसको ले लेती हूँ व्हाट, R ले लेते हैं, कैपिटल R। ठीक है, कहीं कहीं पे से K से भी दिखा रखा है, तो आप K से भी इंडिकेट करा सकते हैं, R या फिर K। तो यहाँ पे ये R या K है क्या, इसे कहते हैं हम रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इट मीन्स कि उस पर्टिकुलर पॉइंट से, उस पर्टिकुलर पॉइंट या मतलब पार्टिकल से जहाँ पे उसका मास हमने लेट कर रखा है M1 M2 जो भी मतलब पार्टिकल है, वहाँ से लेकर जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसकी जो डिस्टेंस है उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इट मीन्स कि ये मास यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑफ किससे, एक फिक्स्ड पर्टिकुलर रोटेशनल एक्सिस से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यहाँ पे रोटेट कर रहा है। तो उस केस में हम वहाँ पे एंगुलर फॉर्म में मतलब क्वांटिटी, रोटेशनल क्वांटिटी में मास को, मास का जो एनालॉग है वो लेते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इट मीन्स जहाँ जहाँ पे आपने लीनियर वाले केस के लिए फॉर्मूले पढ़े हैं M से रिलेटेड, तो वहाँ पे M के बदले क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। I यहाँ पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, ये एक एनालॉग है मास का जो कि हम रोटेशनल मोशन में लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वो पर्टिकुलर मास जो होता है वो एक रेडियस ऑफ गायरेशन के थ्रू फिक्स्ड एक्सिस में क्या करता रहता है, वहाँ पे रोटेशन करता रहता है, चक्कर काटता रहता है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, इट इज़ द डिजायर्ड रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है, एक सिमिलर रोल यहाँ पे प्ले करेगा। जैसे कि जो मास होता है वो लीनियर मोशन में प्ले करता है, तो वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे जो रोल प्ले करेगा वो किस में करेगा, रोटेशनल मोशन में करेगा ना। उसमें अब आता है फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या लेते हैं। सो moment of inertia is measured as the product of mass, total mass of the body and square of the radius of gyration, square of the radius of gyration, जिसको हम m के स्क्वायर भी बोलते हैं। जिसमें रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, अंडर रूट ऑफ square, sum of the squares of the radius of gyrations for individual masses upon टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये R1 R2 Rn ये क्या है, ये रेडियस ऑफ गायरेशन है वो उन इंडिविजुअल मासेस के, M1 M2 अप टू कहाँ तक, Mn तक। ओके, और यहाँ पे n क्या है, टोटल नंबर ऑफ जितने भी उसमें क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे। और इसका अगर हम अंडर रूट कर दे तो वो किसके इक्वल निकल के आएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन के। नेक्स्ट आता है, अगर आपसे पूछ लिया गया कि इसकी SI यूनिट क्या है, तो SI यूनिट आपको देख के पता लग रही होगी कि M मतलब
मास का क्या होता है यहाँ पे SI यूनिट kg, के यहाँ पे क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन, मतलब इसे मीटर में नापेंगे और स्क्वायर फॉर्म में तो क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। साथ ही साथ इसकी सीजीएस यूनिट अगर हम देखें तो सीजीएस फॉर्म में kg को हम ग्राम लिखते हैं, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर लिखते हैं। और ये बोला जाता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कैसे टाइप की क्वांटिटी होती है, ये होती है हमारे पास टेंसर क्वांटिटी। टेंसर याद होगा मैंने आपको बताया था, जिसके पास क्या होता है डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड तो होता ही है लेकिन साथ में डायरेक्शन भी होती है, लेकिन ये वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करती है। तो जब वेक्टर लॉ ओबे नहीं करे तो वो कौन सी टाइप की क्वांटिटी के अंदर आएगी, टेंसर। तो आपको इतना डीप नहीं जाना है, सिर्फ इतना याद रखना है यहाँ पे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है और उसके SI यूनिट और सीजीएस यूनिट क्या है। इसका अगर मैं यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूँ तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा kg की जगह तो m आ जाएगा और मीटर की जगह आ जाएगा L2, mL2। T0 भी लगा सकते हो, मर्जी आपकी, अगर T0 नहीं लगाना तो mL2 भी यहाँ पे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है।